हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर और मैं आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको फिजिक्स को फील करवाऊंगा। तो फिजिक्स स्टूडेंट्स का एक पैशन होता है, वैसे भी फिजिक्स मेरा भी एक पैशन था। तो उसी पैशन को लेके मैंने आईआईटी का एग्जाम क्लियर किया और नेट का एग्जाम भी मैंने 3 बार क्लियर किया है। और जिनका मैंने बातों का इस्तेमाल करके इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए मैंने मदद ली थी, उन्हीं बातों को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वो बातें हैं बहुत छोटी लेकिन कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत मोटे। तो अभी हम देखेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि हमारे आमकर एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे वेक्टर्स की डंडियां लगी होती हैं। जो सुनने में नॉर्मल रिएक्शन हमें बहुत इजी लगता है, जब हम किताबों में देखते हैं होता भी इजी है, लेकिन हमारी जो समझ होती है उसकी, जिसके कारण हम कई क्वेश्चंस में नॉर्मल रिएक्शन के जो बेसिक बेसिक बातें होती हैं, जो नॉर्मल रिएक्शंस की छुपी हुई बातें होती हैं, उनको हम मिस कर जाते हैं। तो लेट अस सी नॉर्मल रिएक्शन। Let us see normal reaction. ओके, तो मैकेनिक्स में जब भी एक फिजिसिस्ट एक मैकेनिक्स के बारे में बात करता है तो मैकेनिक्स में जो फोर्स होती है वो सर्वोपरि होती है। मतलब फोर्स एक ऐसी चीज है कि मैकेनिक्स के बाद सबसे पहला जो नंबर आता है वो फोर्स का ही आता है। मतलब हमें फोर्स पहचान नहीं आनी चाहिए। फोर्स जो बिगेस्ट प्लेयर होता है मैकेनिक्स में, मतलब हम मैकेनिक्स पढ़ने लगते हैं तो हमें बार बार दिखता है कि अच्छा ये अलग अलग टाइप की फोर्सेस आती हैं हमारे सामने, जैसे एक mg की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, स्प्रिंग की फोर्सेस भी होती हैं, मस्कुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती है। जो मस्कुलर फोर्सेस होती है वो भी एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, वीक फोर्सेस होती है, न जाने कितनी फोर्सेस हैं। तो वैसे तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं नेचर में, लेकिन उनको मिला मिला के बहुत सारी फोर्सेस बन सकती हैं। तो उन सारी फोर्सेस की मदद से हमें मैकेनिक्स की पढ़ाई करनी होती है और उन सारी फोर्सेस में एक टाइप की फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ वन फोर्स। आप मेरे साथ अपनी कॉपी में छोटे छोटे लेक्चर्स को देख के आप अपने नोट्स बना सकते हैं जिसके आप रिवाइज कर सकते हैं, और पेपर से पहले और किसी भी एग्जाम के किसी भी टेस्ट के हिसाब सामने आप जब उनको रिवाइज करेंगे तो फटाफट से आप उनको रिप्रोड्यूस कर पाएंगे और इन कॉन्सेप्ट्स का यूज कर पाएंगे। ओके, सो लेट मी राइट द फर्स्ट पॉइंट। इट इज टाइप ऑफ फोर्स, इट इज टाइप ऑफ फोर्स। और ये पढ़ते किस में? हम मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में इट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। ओके, सो इसमें जो अगली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इट एक्ट्स व्हेन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कंस्ट्रेंट इन अ सर्टेन डायरेक्शन। सेकेंड थिंग, इट एक्ट्स व्हेन मोशन ऑफ द बॉडी इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रुकावट। तो मैं हिंदी में लिख देता हूं यहां पे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी समझने में और सेंस क्रिएट करने में दिक्कत ना हो। जब भी हमारी जो बॉडीज होती हैं, बॉडीज जैसे हम बॉल्स को पढ़ते हैं, ब्लॉक्स को देखते हैं, बस हो सकती है, ट्रक हो सकता है, ये जो सारी बॉडीज होती है इनकी मोशन पे जो रुकावट लगती है, जब एक किसी दिशा में जाती है तो सामने से इनको उस दिशा में जाने में जो रुकावट होती है उसका जो हिंदी अनुवाद है उसको हम, रुकावट तो हिंदी है, जो उसका इंग्लिश अनुवाद है उसको हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट। तो इट एक्ट्स इन ए डायरेक्शन, इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना है। इट एक्ट्स इन ए डायरेक्शन, इट एक्ट्स व्हेन द मोशन ऑफ द बॉडी इज कंस्ट्रेंट। मतलब बॉडी किसी एक दिशा में जाना चाहती है लेकिन उस दिशा में जाने से कोई वहां पे सरफेस है जो कि उस दिशा में जाने से बॉडी को रोक रहा है। तो जिस दिशा में बॉडी की जाने की टेंडेंसी थी, तो हमें कैसे याद रखना है? जिस दिशा में बॉडी की जाने की टेंडेंसी थी और जब उस दिशा में जाने से उसको रुकावट पेश आती है, तो जिस दिशा में बॉडी जा रही थी उसके उल्टे क्या आती है? हमारी नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो बिल्कुल क्लियर है ना, इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इट गोज इन ए डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन टू विच मोशन ऑफ द बॉडी इज कंस्ट्रेंट। तीसरी बात, तो इसमें मैं आपको पॉइंट्स इस तरीके से लिखाऊंगा कि कम से कम पॉइंट्स में कोई पॉइंट मिस भी ना हो जाए और कम से कम पॉइंट्स में हमें सारी नॉलेज एक ही जगह पे एक ही बार में कंप्लीटली पता लग जाए। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज इट एक्ट्स इन ए डायरेक्शन, इट एक्ट्स इन डायरेक्शन opposite to
it acts in a direction opposite to the direction it acts in a direction opposite to the direction to which motion of the body is constrained. बिल्कुल आसान, to which motion of बॉडी इज कंस्ट्रेंट। तो ये हो गया उसका डायरेक्शन निकालने का तरीका। थर्ड नंबर पॉइंट, इसके मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं हिंदी में ताकि किसी प्रकार की आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो। ये है कंस्ट्रेंट मोशन या नॉर्मल रिएक्शन निकालने दिशा, नॉर्मल रिएक्शन की दिशा निकालने का तरीका। तो कैसे करना है आपको देखना है कि बॉडी की जाने की टेंडेंसी किधर है। जिधर बॉडी जा रही है उसको एक रुकावट पेश आती है। तो जिधर बॉडी जा रही थी उसको रुकावट आई, तो ऑब्वियसली जो रुकावट है, जिधर बॉडी जा रही थी, फोर्स उस रुकावट को उल्टा लगती है। जो उल्टा फोर्स आती है सरफेस के कारण, याद रखना है आपको, सरफेस के कारण, वह क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सो इट इज वेरी इजी। तो आप जैसे देख सकते हैं कोई टेबल पे हमारा ब्लॉक पड़ा हुआ है, टेबल पे आपका पेंसिल बॉक्स पड़ा हुआ है, या टेबल पे आपने कोई डिब्बी रख दी है, तो वह डिब्बी नीचे नहीं गिरती है क्योंकि वहां पे नीचे किसका सरफेस है? टेबल का सरफेस है। तो जो डिब्बी थी या जो ब्लॉक था उसकी टेंडेंसी थी कि सेंटर ऑफ अर्थ की ओर जाए। आपको पता है जो भी डिब्बी होती है, कोई भी मास होता है, उस पे mg फोर्स होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वो सरफेस की ओर उसकी डायरेक्शन होती है। लेकिन अगर उसकी डायरेक्शन को हम लंबा खींच देते हैं तो सेंटर ऑफ अर्थ की ओर वो जाती है। तो वो सेंटर ऑफ अर्थ की ओर जाना चाहती थी, लेकिन वहां पे किसका? टेबल का सरफेस था जो कि उसको रोकता है, उसमें रुकावट पैदा करता है, उसमें कंस्ट्रेंट पैदा करता है जो कि उसको नीचे नहीं जाने देता। तो टेंडेंसी किधर थी उसकी जाने को? नीचे को। नीचे को टेंडेंसी, तो ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन किधर को आया है? ऊपर को। तो जिस तरफ को बॉडी की जाने की टेंडेंसी होती है उसके अंदर जब रुकावट लगती है तो उसमें उल्टी दिशा में आपको नॉर्मल रिएक्शन लगाना होता है। तो बिल्कुल कंफ्यूज हुए बिना आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना कैसे होता है, नॉर्मल रिएक्शन की दिशा कैसे सोचनी होती है, जो मैंने बोला है इसको आपको ध्यान रखना है। ओके, अगली और चौथी बात, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच द मोशन ऑफ द बॉडी इज कंस्ट्रेंड। मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन degree to which motion of the body is constrained. Motion of body is constrained. इसका क्या मतलब हुआ है? आप मुझे बताइए कि आपने बहुत ऊपर से छलांग लगानी है, तो जब हम उसमें पानी में जंप मारते हैं तो हमें चोट कम लगती है क्योंकि पानी के कारण जो रुकावट है, जो कंस्ट्रेंट है हमारी बॉडी के ऊपर, वो कम होता है। और वही अगर हम जंप धड़ाम से धरती के ऊपर लगा दें और तब क्या होता है? हमारे हाथ पांव टूट जाते हैं और हम देखते हैं कि अब प्लास्टर लग गया, ये सब हो गया। क्यों होता है? क्योंकि आपको जो हर्ट है, आपको जो चोट पहुंची है, वो नॉर्मल रिएक्शन से पता लगता है। जितना नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा लगता है आपके ऊपर, उतनी आपके बॉडी के ऊपर चोट पहुंचती है। ठीक है, तो आपको कैसे याद रखना है? तो जब भी आप देखिए आपने ऊपर से जंप मारा, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा जब लोग नीचे एक बहुत बड़ा गद्दा बिछा देते हैं या एक सॉफ्ट इलास्टिक लगा देते हैं तो उसमें जंप मार मार के खेलते हैं। तो जब उसके ऊपर वो जंप मारते हैं, वो जो गद्दा होता है या वो जो इलास्टिक होता है, वो आदमी के साथ, जो उसके ऊपर जंप मारता है उसके साथ नीचे जाता है। तो कहने का मतलब वह जो गद्दा होता है या जो इलास्टिक होता है, जो भी व्यक्ति उसके ऊपर कूदता है उसको कंप्लीटली रुकावट पेश नहीं करता है, कम रुकावट पेश करता है। जब कम रुकावट पेश करेगा तो ऑब्वियसली जो नॉर्मल रिएक्शन है, उल्टी दिशा में रुकावट, जिस तरफ को बॉडी की जाने की टेंडेंसी होती है उसके उल्टी रुकावट होती है। जिस तरफ को उल्टी रुकावट जब कम होगी तो आदमी को चोट कम लगती है और वो आराम से उस पर आप देखिए कूद कूद उछल कूद करके खेलता है। ओके, तो इसी तरीके से तो कैसे याद रखना है हमें? जितनी ज्यादा रुकावट पेश होगी उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। जब नीचे हार्ड सरफेस होता है जिसमें कोई चांस नहीं है कि आदमी उसमें अंदर चला जाए, हार्ड सरफेस पे रुकावट 100% है कि किसी आदमी ने जब नीचे कूदता है तो हार्ड सरफेस से
100% उसको रुकावट मिलती है। हार्ड सरफेस व्यक्ति को अंदर जाने की कोई भी किसी प्रकार का चांस नहीं देता है। तो कहने का मतलब उसमें नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। ओके, सो ये क्या लिखा मैंने, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द डिग्री टू विच द मोशन ऑफ द बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड। जितना ज्यादा कंस्ट्रेंट, जितना ज्यादा रुकावट का बॉडी को सामना करना पड़ेगा, जितनी कड़क रुकावट का बॉडी को सामना करना पड़ेगा, उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो थर्ड पॉइंट से हमें नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन पता लगती है, और फोर्थ पॉइंट से हमें नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड पता लगता है। आप लोगों को पता होगा जो फोर्स होती है, आप लोग को पता है जो फोर्स है वह एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसके पास दो चीजें होती हैं, एक है मैग्नीट्यूड। वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एक हमारे पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और वेक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए एक हमारे पास डायरेक्शन होनी चाहिए। दो चीजें होनी चाहिए। ओके, सो पॉइंट नंबर 3 डायरेक्शन के बारे में बात करता है, पॉइंट नंबर 4 मैग्नीट्यूड के बारे में बात करता है। जितनी ज्यादा रुकावट होगी उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन एक सरफेस के ऊपर आता है, जिस तरफ को बॉडी की जाने की टेंडेंसी होती है, जिस तरफ को, और उसमें जब बीच में अड़चन या रुकावट आ जाती है तो जिस तरफ को बॉडी जा रही होती है उसके उल्टा हमारा नॉर्मल रिएक्शन आता है। ओके, तो डायरेक्शन मैंने आपको समझा दी है, और आपको मैंने मैग्नीट्यूड बता दिया है कि मैग्नीट्यूड कम ज्यादा कैसे होता है। ओके, तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, और आप किसी प्रकार के क्वेश्चन को डील करने के लायक हो जाएंगे। ओके, सो लेट मी ड्रॉ वेरी इजी। आपके सामने आप मानिए 4 डब्बे हैं, और चारों आइडेंटिकल डब्बे हैं। 10 kg, 10 kg, 10 kg, 10 kg। यह डब्बा फ्री फॉल में है, ऊपर हवा से गिर रहा है धड़ धड़ करके। यह जो डब्बा है यह किसी मैंने टेबल पे रखा हुआ है, और टेबल रुका हुआ है, तो यह पूरा स्टैटिक सिस्टम है। यह जो डब्बा है हमारा, यह भी मैंने टेबल पे रखा हुआ है, और टेबल के साथ मतलब टेबल के ऊपर डब्बा पड़ा है, और डब्बा और टेबल का जो सिस्टम है दोनों के दोनों नीचे कितनी देर से जा रहे हैं, कितनी एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और आखिरी क्या है, ये जो डब्बा है हमारा टेबल पे पड़ा है, और जो टेबल और डब्बे का सिस्टम है वो ऊपर कितना जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इन चारों केसेस में डब्बा एक में फ्री फॉल है, डब्बा एक में स्टैटिक टेबल पे है, डब्बा एक में टेबल पे है जो कि टेबल और डब्बा दोनों नीचे हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहे हैं, और एक में ऊपर जा रहे हैं। हमें चारों केसेस में क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो आप समझिए नॉर्मल रिएक्शन आपको बिल्कुल किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी किसी सवाल में। इसमें चारों केसेस हमने कवर किए हैं। ओके, तो जब इसमें आ रहा है, देखिए जब ऊपर से नीचे डब्बा धर धर करके नीचे गिर रहा है, क्या इसमें कोई नॉर्मल रिएक्शन है? नो नॉर्मल रिएक्शन किसी प्रकार का, क्योंकि इस वाले डब्बे पे, इस वाले ब्लॉक पे जब ये नीचे गिर रहा है, इस पे कोई भी रुकावट का सामना इस ब्लॉक को नहीं करना पड़ रहा है, सो देयर इज नो नॉर्मल रिएक्शन। ओके, सेकेंड, तो इसमें आप देखिए जो डब्बा है, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम देखेंगे अगले फर्दर अपने वीडियोस और लेक्चर्स में। कभी भी हमें जब फोर्स निकालनी होती है, कभी भी हमें जब कुछ भी मैकेनिक्स में फोर्स से रिलेटेड करना होता है, तो किसका हम सहारा लेते हैं? F = ma का। इसको हम क्या बोलते हैं? मास्टर इक्वेशन। इसको हम क्या बोलना है? मास्टर इक्वेशन। न्यूटन्स के 3 लॉ हैं, तीनों लॉ में जो सबसे बड़ा पिताजी लॉ है ये कौन है? F = ma। आप F = ma में कुछ भी आप भर के किसी प्रकार के भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो वॉटएवर, जब भी हम मैकेनिक्स में बोलते हैं कि हमें चीजें सॉल्व करनी है, उसका मतलब क्या है? हमें F = ma को सॉल्व करना है, उसका मतलब ये होता है। ओके, और इस इक्वेशन में जरा हल्की एक और बात आपको याद रखनी है, यह इक्वेशन होती है हमारी कॉज एंड इफेक्ट इक्वेशन। ये बहुत जरूरी बात है, इस बात को मिस अगर आप करेंगे तो सवालों में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ?
कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए उसमें उस बॉडी पे जो भी फोर्सेस लगती हैं, जिसमें आप mg लगा सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन लगा सकते हैं, कोई स्प्रिंग की फोर्स हो सकती है, कोई भी स्ट्रॉन्ग या वीक फोर्सेस हो सकती है, वो कहां पे भरनी है आपको? इस F में। जो भी बॉडी पे फोर्सेस लगती हैं किधर भरनी है? वो हमारे इस F में। और जब वो फोर्सेस उसके ऊपर लग जाएंगी तो उस बॉडी के साथ क्या होगा? वो बॉडी कितनी तेजी से लुढ़केगी, कहां जाएगी, किधर को जाएगी, उसका इफेक्ट हमें इस ए से पता लगता है। ठीक है, तो एक बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं, लेकिन एक ही बॉडी अलग अलग दिशा में नहीं जा सकती। एक बॉडी तो किसी एक समय में किसी एक ही दिशा में जाएगी। तो ऑब्वियसली जो बहुत सारी फोर्सेस एक बॉडी पे हो सकती हैं वो आपको यहां भरनी होती हैं, और वह बॉडी आखिरी में उन सारी फोर्सेस के इफेक्ट के अंदर किधर मूव कर गई, उसका जो इफेक्ट होता है वो इस एक्सेलरेशन में पड़ा होता है। तो हमें फोर्सेस भरनी यहां होती हैं और एक्सेलरेशन आपको राइट हैंड साइड से उसकी निकालनी होती है। ओके, सो इसमें नो कंफ्यूजन, बिल्कुल दिमाग में आप इसको क्लियर रखिए। अच्छा, ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि हमें चारों क्वेश्चंस में क्या फाइंड आउट करना है? नॉर्मल रिएक्शन हमें फाइंड आउट करना है। इसमें देयर इज ए नो नॉर्मल रिएक्शन। इसमें आइए जरा, इसमें आप देखिए 10 kg का ब्लॉक है, जो नीचे को उसका mg फोर्स लगेगा। ये नीचे अगर mg फोर्स लगेगा तो ये जो हमारा टेबल है इस ब्लॉक को रुकावट का पेश कर रहा है। ये जो टेबल है ब्लॉक को रुकावट पेश कर रहा है, तो ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की थी, तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? उल्टा। बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर को, जिसका नाम हमने क्या रखा? N1। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं, बहुत ही आसान। इसमें आपको निकालना है, आप लगाइए F = ma। ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें फोर्स निकालनी है। कभी भी फोर्स निकालनी हो या फोर्स के इफेक्ट्स निकालने हो तो पक्का याद रखिए आपको कहां पे जाना होता है? पिताजी इक्वेशन के पास। ये पिताजी इक्वेशन है, इसमें सब कुछ छुपा हुआ है। इस इक्वेशन से ही सारे आंसर्स निकलते हैं। इस तरफ आपको फोर्सेस भरनी होती हैं और इस तरफ से आपको उसके इफेक्ट निकालने होते हैं। ओके, तो देखिए आप यहां पे फोर्स इस बॉडी पे नीचे को कौन सी फोर्स थी? mg, जिसको हमने पॉजिटिव ले लिया। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब भी हम चीजों को 1D में डील करते हैं तो जो हमारे वेक्टर्स होते हैं हट जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से काम चल जाता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब भी चीजें हमारी 1D में होती हैं और जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर के ऊपर वाली डंडी हट जाती है और हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से ही काम चल जाता है और हमें एक्स्ट्रा ऊपर डंडी लगाने की जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ साइंस पे ध्यान रखना होता है जब भी चीजों की मूवमेंट किसमें होती है? 1D में। ओके, तो इसमें आप देखिए इसकी जो हमारी फोर्सेस है या फिर इसकी जो मूवमेंट थी, जो मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो y के अलोंग थी। ओके, तो नीचे को हमने +mg लिख दिया। आपको जो भी डायरेक्शन होती है वो आपकी मर्जी होती है कि आप प्लस कौन सी डायरेक्शन को लेना चाहते हैं। अपनी मर्जी से उस डायरेक्शन की मर्जी के हिसाब से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं ऊपर को भी पॉजिटिव ले लेता तो आंसर सेम आता। तो आपकी मर्जी है कि आप पॉजिटिव किधर लेना चाहते हैं और उस मर्जी वाले पॉजिटिव के अकॉर्डिंगली आपको इक्वेशन में चीजें भरनी होती हैं। आंसर विल रिमेन सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने नीचे को y लिया था तो नीचे को mg था तो पॉजिटिव mg डाला। ऊपर को मैंने लिखा -(n1) इक्वल टू, ये पूरा सिस्टम क्या है? स्टैटिक, रुका हुआ है। एक बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं लेकिन उन सारी फोर्सेस के अंडर वो इक्विलिब्रियम में था और वो रुका हुआ था। तो फाइनल इफेक्ट कितना हुआ? मास मल्टीप्लाई बाय 0। तो कितना आया यहां से हमारा? N1 = mg। N1 = m is 10 kg और g को आप मानिए 10 मीटर/सेकंड²। g की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 9.8, लेकिन क्वेश्चंस में नॉर्मली आपको कितनी गिवन होती है? 10 मीटर/सेकंड², ताकि कैलकुलेशंस बच्चों के लिए इजी हो जाएं। ओके, सो यहां पे हमने कितना निकाला आंसर? 100 न्यूटन। न्यूटन क्यों है? क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था नॉर्मल रिएक्शन एक टाइप की फोर्स होती है और फोर्स की यूनिट्स कितनी होती हैं? न्यूटन की। तो दैट इज व्हाई मैंने साथ में क्या लगाया? न्यूटन। ये खत्म हो गया। अगली बार देखिए, यहां पे फिर से मैंने क्या लगाया? F = ma। जब भी फोर्सेस निकालनी होती हैं या इफेक्ट्स निकालने होते हैं आपको F = ma का भरपूर रूप से इस्तेमाल करना है। तो कितना लिखा आपने? F = ma। इस ब्लॉक के ऊपर नीचे mg, इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन।
देखिए ये जो ब्लॉक था ये नीचे mg से आना चाहता था, ये जो ब्लॉक था इसकी टेंडेंसी थी कि नीचे g मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड से धर 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 करता वो नीचे आता, लेकिन ये जो पूरा ब्लॉक है नीचे 9.8 से नहीं आ पाया। कितने से आ रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसका मतलब ये हुआ उसका मन तो था कि वो भागता भागता बहुत तेज जाता 9.8 से, लेकिन कितने से जा पा रहा है? 2 से। तो इसका मतलब यह जो टेबल है वो इस ब्लॉक को कुछ कंस्ट्रेंट दे रहा है, इसको कुछ रुकावट दे रहा है। तो कहने का मतलब दिस इज ऑल्सो ए कंस्ट्रेंट, दिस टेबल इज गिविंग कंस्ट्रेंट टू द ब्लॉक। तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो वो नॉर्मल रिएक्शन जिस तरफ को ब्लॉक की जाने की टेंडेंसी थी उसके उल्टा आएगा। तो ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा था 9.8 से लेकिन नहीं गया, तो क्या करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन ऊपर वाली दिशा में। तो कितना लिखा मैंने? N2। ओके, सो इट शुड बी क्लियर। F इज इक्वल टू MA, F की जगह आपने पुट किया mg, N2 M, और ये होता है फाइनल इफेक्ट। मैंने आपको बताया था यहां पे टेबल और ब्लॉक दोनों नीचे हमारी कितनी उससे जा रहे हैं एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मैं यहां पे 2 लिखूंगा। इस वाले ए में आपको फाइनल इफेक्ट भरना होता है, दोनों मिलके कंप्लीट सिस्टम नीचे 2 से जा रहे हैं, इसलिए 2 यहां पे हमने भर दिया है। तो N2 की वैल्यू कितनी है? बहुत आसान, mg मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 10, इस g को मैंने 10 यूज किया, माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 80 न्यूटन। वेरी इजी। लास्ट अगेन इसमें आप यूज करिए F इज इक्वल टू MA। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम नॉर्मल रिएक्शन निकालना चाह रहे हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन को निकालते निकालते हमें उस इक्वेशन का, जिसको मैं मास्टर इक्वेशन कह रहा हूं, पिताजी इक्वेशन कह रहा हूं, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है और ज्यादातर क्वेश्चंस में हमें उसका इस्तेमाल करना होता है, दैट इज वाई मैं उसको दोबारा लिख रहा हूं। अगेन दिस इज ए वेक्टर इक्वेशन, लेकिन चीजों की जो मूवमेंट है वो 1D में है। जब भी चीजों की मूवमेंट 1D में होती है वेक्टर इक्वेशन में, तो वेक्टर को मिटा के आप प्लस माइनस से अपना काम चला सकते हैं। तो मैंने ये मिटाया, ये मिटाया, तो F की जगह मैंने भरा नीचे को mg माइनस ऑफ N2 इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाय A की वैल्यू मैं भरूंगा -2, क्योंकि पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है -2 से। ये बहुत ही अजीब केस है। इसमें बॉडी का ब्लॉक का नीचे आने का मन कर रहा था 9.8 से। अरे ये क्या हो गया? आना तो मैं नीचे चाहता था और उल्टा जा रहा है। जबरदस्त कंस्ट्रेंट है, जबरदस्त रुकावट है कि एक दिशा में बॉडी जाना चाह रही है, उस दिशा में चल भी नहीं पाई और रुकी भी नहीं, बल्कि जिस दिशा में बॉडी जाना चाह रही थी उससे उल्टी दिशा में बॉडी को जाना पड़ रहा है। तो इसको हम कहते हैं ओवर कंस्ट्रेंड मोशन। बॉडी नीचे mg से जाना चाह रही थी, लेकिन किधर जा रही है? ऊपर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज अ ओवर कंस्ट्रेंट। तो कंस्ट्रेंट तो रुकावट तो है ही है। अगर रुकावट है तो पक्का और पक्का यहां पे नॉर्मल रिएक्शन आएगा, जिसका नाम हम इस केस के लिए N3 रख लेते हैं। इस केस के लिए कितना रखते हैं? N3। ओके, इसको आप सॉल्व करिए, बहुत ही आसान। कितना आया ये? N3, इस m की जगह लिखा मैंने 10 मल्टीप्लाई बाय 10, माइनस इस m की जगह लिखा 10, माइनस जब इस तरफ आएगा तो वो बनेगा हमारा प्लस मल्टीप्लाई बाय 2, इसका बना आंसर 120 न्यूटन। और ये फिजिकली भी हमें समझ लग रहा है। इस केस में कोई कंस्ट्रेंट नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी, तो रुकावट का आंसर कितना था? 0। कितना मतलब यहां पे? 0। 0 का मतलब क्या आंसर है? नॉर्मल रिएक्शन इज 0। इस केस में हमें रुकावट थी, मतलब रुकी हुई थी चीज, स्टैटिक थी। तो इस केस में जितनी भी रुकावट का हमारा आंसर आया वो mg के बराबर आ गया, जो कि हम छोटी क्लासेस में देखते हैं। हम बहुत आसानी से याद करते हैं, जब भी कोई चीज रुकी होती है तो झट से उसका आंसर देते हैं कि उसका नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg होता है। ये किन केसेस में देना होता है? जब कोई ब्लॉक किसी टेबल पे, जब कोई ब्लॉक किसी धरती के सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे स्टैटिक पड़ा हो। और इस केस में mg से वो नीचे आना चाह रहा था, g से वो नीचे 9.8 से आना चाह रहा था, लेकिन 9.8 से नहीं आ पाए। कितने से आ पाए? 2 से। मतलब तेज दौड़ना चाह रहा था, उतना तेज नहीं दौड़ पाया, थोड़ा कम तेज दौड़ पाया। मतलब इसमें रुकावट तो है, लेकिन जबरदस्त रुकावट नहीं है, थोड़ी रुकावट है। तो इसलिए यहां पे आंसर रुकावट का 100 था और यहां पे आंसर कितना रुकावट का? 80। ओके, इस चीज को जो थर्ड केस है, इसका एक और नाम भी है, इसको हम बोलते हैं अंडर कंस्ट्रेंट। ये आप लिख सकते हैं अपने साथ साथ नोट्स में, ताकि आप एग्जाम में उनको धनाधन रिवाइज कर पाएं और उनसे क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाएं। और आखिरी केस,
इसमें जो बॉडी है बिल्कुल नीचे जाना चाह रही थी और ये क्या हो गया, बॉडी की किस्मत तुम्हारी फूट गई, बल्कि जाना इस तरफ चाह रही थी और उल्टा जाना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब जबरदस्त उसके रुकावट है, और वो जो रुकावट या कंस्ट्रेंट है वो टेबल के द्वारा दिया जा रहा है, और उसके कारण हमारा क्या आता है, रुकावट आने का ही मतलब होता है नॉर्मल रिएक्शन का आना। तो इस केस में जब हमने कैलकुलेट किया कितना आया 120 न्यूटन, क्योंकि जबरदस्त रुकावट थी तो आंसर ज्यादा आना बिल्कुल तय था। इन चारों केसेस के कंपैरिजन से आपको पता लगेगा कि नॉर्मल रिएक्शन जैसा मर्जी आ जाए, रुकावट जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड होगा, और रुकावट जिस तरफ बॉडी जाने की टेंडेंसी होगी उसका उल्टा जो दिशा होगी उस दिशा में नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन होगी। ओके, सो आई थिंक यू शुड बी क्लियर अबाउट दिस थिंग। नाउ नॉर्मल रिएक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। So in the next lecture, on the next video, we will be seeing the more concepts with a full of concepts and tricks and छोटी छोटी बातें जो हम मिस करते हैं, जो देखने में छोटी लगती है लेकिन मोटे मोटे concepts है। We will see corresponding to the forces कैसे निकालनी होती है in the next video. Okay, thank you.